Assalamualaikum students and welcome back. Before I begin this lecture, जो लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस की बात कर रहा था, उसके हवाले से जो रेलिवेंट आर्टिकल है दैट इज़ द आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो मुद्दत जिसके बाद ऑर्डिनेंस नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट में पेश करके अप्रूव करवाना ज़रूरी होता है, वो मुद्दत 120 डेज़ की है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं अगले लेक्चर से पहले कंसल्ट करके कंफर्म करके बता दूंगा, तो वो मैंने बता दिया। आज का लेक्चर भी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का जो लेक्चर है उसकी कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम जो हमारी थर्ड ब्रांच है जुडिशरी की ब्रांच, जुडिशल ब्रांच, उसको डिस्कस करेंगे। इसको सेपरेट लेक्चर में करने की एक वजह बुनियादी तौर पर ये भी थी कि पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबिलिटीज जो हैं वो डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। ठीक है, इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में कि वो सेंटर प्रोविंस रिलेशंस की नौयत क्या है, लेजिस्लेशन के हवाले से, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के हवाले से, वो हम फेडरलिज्म इन पाकिस्तान के मॉड्यूल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जुडिशरी का इदारा है वो एक यूनिफाइड एंटिटी है। ठीक है, कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स को जवाबदेह होती हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होती हैं, और हाई कोर्ट के ही लोग जो हैं वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें आती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को डायरेक्शंस दे सकता है, गाइडलाइंस जारी कर सकती है। ठीक है, तो इस हवाले से जो जुडिशरी का इदारा है वो एज ए सेपरेट ब्रांच एक सिंगल एंटिटी है। और ये जो फेडरलिज्म का पाकिस्तान में फ्रेमवर्क है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे डिवाइड करता है, जुडिशरी के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की फेडरेशन में ऐसा नहीं है। कुछ फेडरेशंस हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे आपके प्रोविंशियल लेवल पर भी हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हर स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान के केस में सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान की एक ही है। ठीक है, और वो एक यूनिफाइड पूरा स्ट्रक्चर, एक पिरामिड चलता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, उससे ऊपर हाई कोर्ट्स और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इस जुडिशल ब्रांच को, पूरे पाकिस्तान की जुडिशल ब्रांच को प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर भी एक सेपरेट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए उस डिस्कशन का आगाज करते हैं। जुडिशल ब्रांच के हवाले से जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 175 और 212 हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं इसमें वाज़ेह करता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छी ग्रिप होना वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के सब्जेक्ट के हवाले से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ उनमें जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं साथ साथ रेफर करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर करके उसकी बातें समझना, उनको बेसिकली रट्टा लगाना, क्रैम करना वो मुश्किल होता है। लेकिन जब हम डिफरेंट टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, टॉपिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तो उनके रेलिवेंट जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो याद रखना आसान होता है। तो इसलिए मैंने आपका काम आसान बनाने के लिए साथ साथ जो रेफरेंसेस हैं आर्टिकल्स के वो मैं कोट करता जा रहा हूँ। जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान मैंने बताया आपको कि बुनियादी तौर पे वो स्ट्रक्चर एक ये है कि सबसे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, उसके ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे आपकी हाई कोर्ट्स होती हैं, और उसके बाद आपकी नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, तो यही इदारे ज़रा एक डिफरेंट अरेंजमेंट में यहीं पे लिखे हुए हैं कि एक आपकी सुपीरियर और हायर जुडिशरी होती है। ये बेसिकली इनमें तीन चीज़ें आती हैं। नंबर वन आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट भी, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फेडरल लेवल पर हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट ही एक इदारा है। ठीक है, जो आपकी सब ऑर्डिनेट और लोअर जुडिशरी है वो बेसिकली जो आपके डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहलाते हैं, और उनमें तीन तरह की कोर्ट्स होती हैं। नंबर वन आपकी सिविल कोर्ट्स, जो सिविल मामलात पे चीजें केसेस सुनती हैं। सिविल जो आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, लाइक शादी वगैरह के रिलेटेड मामला, दो पार्टीज के आपस के प्राइवेट मामला, कोई जायदाद का तनाजा हो गया है, वो सारी चीजें, तलाक वगैरह के मामला। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट्स वगैरह वो सारे ये सिविल मामलात की जुरिसडिक्शन में आते हैं। फिर आपके क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, जो मतलब जो क्रिमिनल मामला, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान के केसेस सुनती हैं, लाइक मर्डर के, अगवा बराए तावान के, रेप के। ठीक है, फिर कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो एग्जिस्ट करती हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, एहतसाब अदालत। ठीक है, इनको भी एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो प्रिजाइड करता है। फिर आपकी जी एंटी टेररिज्म कोर्ट आ गई। ठीक है,
आपकी इसी तरीके से लेबर कोड, बैंकिंग कोड, कंज्यूमर कोड, ठीक है। ये सारी जो कोड्स हैं ये स्पेशलाइज कोड्स होती हैं जो कि इन सारी स्पेशलाइज मामलात पे केसेस सुनने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि इन मामलात में बर्डन इतना ज़्यादा होता है, एक तो कि वो आपकी नॉर्मल कोर्स हैंडल नहीं कर पाती, और दूसरा है कि इनके लिए ज़रा स्पेशलाइज नॉलेज भी रिक्वायर्ड होता है, तो स्पेशल ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती हैं पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, और फिर उन्हें इन कोर्ट्स में अपॉइंट किया जाता है। फंक्शंस अगर हम समझे, अब हम अपनी जो सबसे ऊपर वाली हमारी हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम ब्रांचेस समझ रहे थे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, लाइक पार्लियामेंट हमने समझी, हमने एग्जीक्यूटिव ब्रांच, प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट समझी, तो उसी के इक्विवेलेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फंक्शंस को अब हम समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला फंक्शन बुनियादी तौर पर जो कि आर्टिकल 184(3) में लिखा गया है, दैट इज के सुप्रीम कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, इंटरप्रेटर है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, कि अगर कहीं पे कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है तो डिफरेंट मामलात पे उसको अप्लाई किस तरह से किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। फिर एक कस्टोडियन भी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब ये कि अगर कोई ब्रांच या कोई भी इदारा अपनी आईनी हुदूद से बाहर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उसके मामलात जो हैं उन पे एक्शन लेगी, जो कि हम नीचे देखते हैं किस तरह। कि सबसे पहले तो ये कि जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुपीरियर जुडिशरी के पास, ये हाई कोर्ट के पास भी होती है, जिसके थ्रू बेसिकली आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने या आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं था, लाइक फॉर इंस्टेंस के पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ओके, तीसरी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी ये होती है कि इट इंश्योर्स कंप्लायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, बी इट द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। ठीक है, इसकी मिसाल फॉर इंस्टेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज करने का हुक्म दिया है एक हुकूमत को, और वो अगर वो काम नहीं कर रही तो वो उसकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कराएगी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके। इसकी मिसाल लेते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हर 10 साल बाद मुर्दमशुमारी करवानी है, सेंसस करवाना है, लेकिन आपको पता है कि 1998 के बाद से इतना अरसा गुजर गया था, पाकिस्तान में सेंसस हो ही नहीं रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मुदाखलत की, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को तलब किया और उनसे पूछा कि भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज पूरी क्यों नहीं कर रहे। तो ये जो 2017 का सेंसस हुआ है, ये बहुत ज्यादा इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविज्म का किरदार है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इंश्योर करवाई कंप्लायंस, जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने फिर आगे सेंसस जो है वो कंडक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो मैंने बताया कि यूनिफाइड स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, तो बाकी तमाम आपकी जो कोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट है, उन सब पे बाइंडिंग होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दे सकती बाकी कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देता है, तमाम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज आर बाउंड टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे, एफबीआर, पुलिस, मिलिट्री, सो वो सब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना भी है। ये आर्टिकल 184 में 184(3) में बेसिकली ये राइट दिया गया सुप्रीम कोर्ट को पावर। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 में स्पेल आउट कर दिए गए हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली। तो ये सारे राइट्स अगर इन पे कोई ज्यादा वायलेट करे, कोई पार्लियामेंट लॉ बना के या एग्जीक्यूटिव अपने डिसीजन के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और हुकूमत और पार्लियामेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स करने से रोके। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट काम कि चूंकि हम एक फेडरल फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, आपकी नेशनल गवर्नमेंट भी है, इनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है,
कोई जुरिस्डिक्शन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई कोटा वगैरह पे इश्यूज आ गए हैं, कोई पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे पंजाब और सिंध का कोई तनाज़ा खड़ा हो गया या नेशनल हुकूमत के साथ कोई तनाज़ा खड़ा हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इम्पार्शियल एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स भी करती है बिटवीन एनी टू और मोर गवर्नमेंट्स, चाहे वो दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान हो या नेशनल हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अपना ओपिनियन देती है इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्लेरेशन। ये बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए उस डिस्प्यूट के हवाले से इम्पार्शियल, चूंकि वो एक इदारा है, इंडिपेंडेंट है, तो उस पे वो पॉलिटिकली न्यूट्रल एक डिसीजन दे सकती है जो पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो सकता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक जिम्मेदारी है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की अपेलेट जुरिस्डिक्शन एक होती है कि वही क्रिमिनल और सिविल मामलात पे जो केसेस नीचे से चलते आ रहे हैं कि पहले लोअर कोर्ट्स का फैसला गया, उसकी अपील हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, तो हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं और वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 185 के तहत अपनी अपेलेट जुरिस्डिक्शन में सुनती है। ठीक है। कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट जिस तरह हमने नेशनल असेंबली और उसकी सेनेट की समझी थी, उसी तरीके से हम ये सुप्रीम कोर्ट की भी समझते हैं। आर्टिकल 176 के तहत बेसिकली मजलिस शूरा या पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया है कि वो इस बात का तयन करे कि कितने जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और वो नंबर अभी बाय लॉ जो है वो 17 है। 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 175A के तहत ये 18वीं तरमीम के बाद जो है बेसिकली जजेस के अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म ये नया बनाया गया है, जिसमें दो इदारे बनाए गए हैं, एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जिनका काम है सुपीरियर जुडिशरी के जजेस की अपॉइंटमेंट। सुपीरियर जुडिशरी में कौन कौन आता है? हाई कोर्ट्स प्लस सुप्रीम कोर्ट। तो ये जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या है कि फॉर इंस्टेंस अगर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो नॉमिनेट करना है, तो उसकी कंपोजिशन होगी नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु विल आल्सो बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, 7 सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस, फिर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस या एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर मेंबर होगा जी एक और फेडरल लॉ मिनिस्टर जो है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और फिर ये कि वकला को भी नुमाइंदगी दी गई है कि ए सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करेगी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 इयर्स। तो ये कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी के लिए कोई एक नाम जो है वो प्रपोज करेगा टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी की आगे कॉम्पोजिशन ये है कि वो 8 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 नेशनल असेंबली के होते हैं, 4 सेनेट के, और इसमें से भी टोटल मेंबरशिप जो है आउट ऑफ 8 मेंबर्स हाफ का होना जो है वो जरूरी है फ्रॉम ऑपोजिशन बेंचेस। ठीक है, तो यानी हुकूमत और ऑपोजिशन के मेंबरान का इक्वल तनासुब रखा गया है। कमेटी को एक नाम जुडिशल कमीशन प्रपोज करता है और कमेटी उसे कंफर्म कर सकती है बाय वोटिंग सिंपल मेजोरिटी के प्रिंसिपल पे, कि सिंपल मेजोरिटी के हवाले से वो उस पे अपना डिसीजन देगी और वो कंफर्मेशन हो जाएगी अपॉइंटमेंट की। वो नाम फिर आगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा और प्रेसिडेंट उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगा। अगर तो किसी नॉमिनेशन को रिजेक्ट करना है जुडिशल कमीशन की, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की 3/4 मेजोरिटी का होना जो है वो जरूरी है, कि 3/4 मेजोरिटी जो है वो एक नॉमिनेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी काफी है, ठीक है, कि 8 में से 5 मेंबरान जो है वो कर दें, लेकिन अगर रिजेक्ट करनी है नॉमिनेशन तो 3/4 जो है वो मेजोरिटी आउट ऑफ 8 मेंबर्स वो बेसिकली स्ट्राइक डाउन जो है वो कर सकती है, यानी कि 6 मेंबरान बेसिकली आप कह लें कि कंफर्मेशन के लिए 5 चाहिए और रिजेक्शन के लिए 6 आउट ऑफ 8 मेंबरान जो है उनका वोट जरूरी है। हाई कोर्ट्स जो हैं वो जिसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करती है, हर प्रोविंशियल कैपिटल में हाई कोर्ट भी है जिसका अपना एक चीफ जस्टिस होता है और जजेस होते हैं। ये उनकी टोटल तादाद लिखी हुई है। कंपोजिशन लाहौर हाई कोर्ट के 60 जजेस हैं, सिंध के 27, पेशावर के इस्लामाबाद, बलूचिस्तान के 8 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए भी एक हाई कोर्ट बनाई गई है जिसके 5 जजेस हैं। हाई कोर्ट की जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक, चूंकि हम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का वो थीम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो गवर्नेंस के हवाले से ये जुडिशरी का रोल आपने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का तो समझ ही लिया कि वो नेशनल लेवल पे किस तरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाई कोर्ट्स का भी बहुत ज्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का हामिल जो है वो गवर्नेंस में रोल है, स्पेशली थ्रू द पावर्स ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से हाई कोर्ट बहुत एक्टिवली वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करती हैं लेजिस्लेचर
کے ساتھ, ایگزیکٹو اداروں کے ساتھ, اور گورننس میں بہت ایکٹیو رول جو ہے وہ ہائی کورٹ پلے کرتی ہیں, اور یہ اختیار انہیں آرٹیکل 199 میں دیا گیا ہے. ریٹ جورسڈکشنز جو ہیں وہ 5 قسم کی پاورز ہوتی ہیں, جن پہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان کا گورننس کے ساتھ کیا رول ہے. سب سے پہلی ریٹ آف ہیبیس کارپس. یہ بیسیکلی اگر تو کسی ایگزیکٹو یہ اٹ از یوز ان کیسز آف انلیگل ڈیٹینمنٹ اینڈ امپریزنمنٹ, ٹھیک ہے, allowing the court to direct the detainer to appear before the court and give a valid reason for the imprisonment of detention. مطلب آپ یہ سمجھے کہ پولیس نے کسی کو گرفتار کر لیا ہے, ٹھیک ہے, نظر بند کر دیا ہے, قید کر دیا ہے, یا پولیس کے علاوہ ملٹری نے, انٹیلیجنس نے, اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہوں, یا ان لافلی جو ہے وہ امپریزنمنٹ کی گئی ہو, گرفتاری کی گئی ہو. تو یہ اس ریٹ کو یوز کرتے ہوئے ہائی کورٹ جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹینر کو طلب کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس کو ڈیٹین کیا تھا لے کر آؤ اور پروف کرو کہ کس لا کے تحت اور کس ریزن کے تحت آپ نے یہ امپریزنمنٹ اور ڈیٹینشن کی ہے. تو یہ مطلب لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اور ایگزیکٹو برانچز کی جو ڈیفرنٹ ادارے ہیں ان کے ابیوز آف پاور پہ چیک رکھنے کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ پاور ہے. تو اس کا گورننس کے ساتھ یہ بہت اچھا رول ہے, امپورٹنٹ رول ہے, پولیس کے حوالے سے, کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے, انٹیلیجنس کے حوالے سے. ریٹ آف پروہیبیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں کورٹ ڈائریکٹ کرتی ہے ایک پرسن کو ود ان اٹس جورسڈکشن ٹو ریفرین فرام ڈوئنگ اینی تھنگ ہی اور شی از ناٹ پرمیٹڈ بائی لا. کہ اگر کوئی ایگزیکٹو ادارہ لائک فار ایگزامپل کسی کی کوئی انلیگل اپوائنٹمنٹ کر دی ہے, انلیگل تقرری کر دی ہے, کوئی ایسا ڈیسیژن جاری کر دیا ہے جو کہ بائی لا اسے کرنے کا اختیار نہیں تھا, تو ہائی کورٹ اس ریٹ کے تحت اسے وہ ان لافل ایکشن کرنے سے روک سکتی ہے, ٹھیک ہے. ریٹ آف منڈامس اس کے بالکل اپوزٹ ہے, جس میں ہائی کورٹ حکم دیتی ہے کسی شخص کو یا ایگزیکٹو آفیشل کو کہ اس کی جو بائی لا ڈیوٹی بنتی ہے اور وہ فلفل نہیں کر رہا, تو کورٹ اسے کہتی ہے کہ آپ اپنی وہ ڈیوٹی جو ہے وہ فلفل کرو, ٹھیک ہے. جس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کی کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کی کمپلائنس انشور کرواتی ہے, ٹھیک ہے, جس تو ہم نے سینسس کے کیس میں دیکھا. اسی طریقے سے ہائی کورٹ جو ہے وہ لا کے لیول پہ جا کے اگر تو کوئی لیگل معاملات میں رسپانسبلٹیز بنتی ہے ڈیفرنٹ ایگزیکٹو آفیشلز کی اور وہ نبھا نہیں رہے, پوری نہیں کر رہے, تو ہائی کورٹ انہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا جو ہے وہ حکم دے سکتی ہے. ریٹ آف کیو وارنٹو, اٹ از دا ریٹ وچ از ایشوڈ ڈائریکٹنگ دا سبارڈینیٹ اتھارٹیز to show under what authority they are holding the office. یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ کسی آفس میں کوئی انلیگل یا آؤٹ آف رول جو ہے وہ کسی کی اپوائنٹمنٹ یا تقرری کر دی گئی ہے, تو اس پہ ہائی کورٹ یہ ایکشن لے سکتی ہے اور وہ آفس ہولڈر سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ پروف کرو کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بائی لا کی گئی ہے, لیگل تقاضے جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے. اور اگر سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو یہ لگے کہ وہ میرٹ کو ڈسکارڈ کر کے آؤٹ آف دا وے جا کے لا کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے کوئی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے, تو ہائی کورٹ ریٹ آف کیو وارنٹو کے تحت اگر وہ سیٹسفائی نہ ہو تو وہ ایسی اپوائنٹمنٹ کو نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے سکتی ہے, ٹھیک ہے, انلیگل قرار دے سکتی ہے اسے. فائنل جو ریٹ ہے وہ سرٹیوراری کی ہے, which is issued by high courts directing the subordinate courts to transfer the records of a particular case in order to ascertain whether the court has jurisdiction to give the order. کہ اگر کوئی ادارہ صرف لوور کورٹس نہیں اپنی jurisdiction سے جو ہے وہ باہر نکل کے کوئی فیصلہ کرتا ہے, کسی ایسے معاملے پہ کوئی ججمنٹ دے دیتا ہے, کوئی لوور کورٹ نے کر دیا جس کا اسے کرنے کا اختیار نہیں تھا, اس کی jurisdiction نہیں تھی, اس کی پاورز نہیں تھی, تو ایسے معاملات پہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سرٹیوراری کے ریٹ کے تھرو ان سے سارا ریکارڈ منگواتی ہے اور یہ ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ انڈیویجول نے جو کوئی اختیار کیا ہے, فیصلہ دیا ہے, یہ کرنے کا اسے اختیار, اس کی جورسڈکشن اور اس کی پاور ان دا فرسٹ پلیس تھی بھی یا نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو وہ بیسیکلی پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ اس لیے سے سرٹیوراری کہتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی کام کیا گیا یہ جورسڈکشن کے حوالے سے رہ کے اندر اس کے کیا گیا یا اس سے باہر نکل کے کیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ 5 ریٹ پاورز کے تھرو ہائی کورٹ بہت ایکٹیولی کوآرڈینیٹ کرتی ہے, نہ صرف لوور جوڈیشری کے ساتھ بلکہ آپ کے سارے جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں, لیجسلیچر کے نیچے جو کام کرتے ہیں, ایگزیکٹو ایجنسیز ہیں, اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ انشور کرتی ہے, کانسٹیٹیوشن کی کمپلائنس انشور کرتی ہے, اور لاز کی انفورسمنٹ انشور کرتی ہے, تاکہ گورننس معاملات جو ہیں وہ لا کی باؤنڈریز کے اندر رہ کر ہی چلائے جائیں. سو ود دس ہمارا برانچز آف گورنمنٹ کا جو تھیم ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو اب ہم آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.